बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का आज की लेक्चर में स्वागत है। आज मैं मंजू मिश्रा, एसटीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट को थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसका मैं पहला वीडियो बना रही हूँ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर? हम पहले से बहुत सारे थर्मामीटर्स के बारे में जानते हैं। ऐसी क्या कमियां उसमें हैं कि ये दूसरा स्केल बनाना पड़ा। सभी ताप पैमाने तापमापी में प्रयुक्त द्रव्यों के गुणों पर निर्भर करते हैं। जैसे मरकरी थर्मामीटर लिया, वो मरकरी के लीनियर एक्सपेंशन पर, गैस तापमापी में गैस के आयतन प्रसार पर, प्रतिरोध तापमापी में पदार्थ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इन सभी तापमापियों के पाठ्यक्रम पूर्णतः समान नहीं होते हैं। अतः किसी निकाय का यथार्थ तापमापन के लिए एक ऐसे ताप पैमाने का उपयोग होना चाहिए जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता हो। वैज्ञानिक केल्विन ने सर्वप्रथम कार्नो इंजन पर आधारित एक ताप पैमाने की कल्पना की, जिसे ऊष्मागतिक ताप पैमाना थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इसका कारण यह है कि कार्नो इंजन की दक्षता इंजन के कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उन तापों पर निर्भर करती है जिनके मध्य इंजन कार्य करता है। हम एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल कार्नो इंजन जो θ1 और θ2 टेम्परेचर के बीच कार्य कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। θ1 टेम्परेचर पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, θ2 ताप पर ऊष्मा Q2 निष्कासित करता है। ऐसे कार्नो इंजन की एफिशिएंसी नीटा बराबर 1 - Q2/Q1 के बराबर होती है। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। कार्नो इंजन की दक्षता दोनों ताप θ1 और θ2 पर निर्भर करती है, इसीलिए दक्षता इन दोनों तापों का फलन होगी। तो नीटा इज ए फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2। इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 में नीटा के स्थान पर f θ1 θ2 लिख दीजिए। तो उससे Q2/Q1 बराबर है 1 - f θ1 θ2। इसे हम रिवर्स करके लिख रहे हैं। Q1/Q2 बराबर 1/1 - f θ1 θ2 which is a function of another function of θ1 and θ2, जिसे हमने कैपिटल F फंक्शन से रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन नंबर 3, जहाँ f θ1 θ2 ताप θ1 और θ2 का कोई अन्य फंक्शन है। हम एक और हीट इंजन कंसिडर करने जा रहे हैं जो θ2 और θ3 ताप के बीच में काम कर रहा है। θ2 टेम्परेचर θ3 से ग्रेटर है, यानी θ2 टेम्परेचर सोर्स का काम करेगा और θ3 सिंक का काम करेगा। θ2 और θ3 के बीच में कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी की बात हम करेंगे। θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है। तो हमने एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला लिख ला। अगेन नीटा एफिशिएंसी इज ए फंक्शन ऑफ f θ2 θ3। सिमिलर प्रोसेस हमने जो इक्वेशन ऊपर बनाने में किया था वही प्रोसेस वापस काम में लिया, तो हमें इक्वेशन 3 प्राप्त होती है। Q2/Q3 बराबर f विच इज ए फंक्शन ऑफ θ2 एंड θ3, इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार यदि एक उत्क्रमणीय इंजन θ1 और θ3 के बीच कार्य कर रहा है, θ1 ताप पर ऊष्मा Q1 ग्रहण करता है, ताप θ3 पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है। उस केस में Q1/Q3 इज ए फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2, इक्वेशन 5। हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हमें कह रही है कि Q1/Q2 f θ1 θ2 के बराबर है। इक्वेशन 2 से हमें पता चल रहा है Q2/Q3 f θ2 θ3 के बराबर है। और इक्वेशन नंबर
मिडिल इक्वेशन हमारी जो है ए Q1 अपॉन Q3 इज ए फंक्शन ऑफ θ1 θ3। देखिए हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन है, Q1 अपॉन Q3 को हम Q1 अपॉन Q2 इंटू Q2 अपॉन Q3 लिख सकते हैं। इसमें Q2 फैक्टर आपस के अंदर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे मल्टीप्लाई का साइन बना दीजिए, ये कॉमा नहीं है, इसे हम यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हैं। तो क्या देखा आपने, समीकरण 3, 4 और 5 को यूज़ किया तो ये इक्वेशन जो हमारे पास थी वो क्या बन गई, कैपिटल F विच इज़ ए फंक्शन ऑफ θ1 इन θ3 बराबर कैपिटल F विच इज़ ए फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2 इंटू F थीटा विच इज़ ए फंक्शन ऑफ θ2 एंड θ3। इक्वेशन नंबर 6। उपरोक्त समीकरण के बाईं ओर का व्यंजक केवल θ1 और θ3 ताप पर निर्भर कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। बाईं ओर का व्यंजन जो है वो θ1 और θ3 पर का फलन होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है θ1 और θ3 का फलन है, तो राइट हैंड साइड को भी θ1 और θ3 का फलन होना चाहिए। अतः इस संबंध की वैलिडिटी के लिए दाईं ओर के फलन को इस प्रकार होना चाहिए कि θ2 की निर्भरता समाप्त हो जाए। अतः समीकरण 6 तभी सत्य होगा जब f θ1 θ2 का मान f फाई θ1 अपॉन फाई θ2 की भांति हो। इस प्रकार समीकरण 6 की पुष्टि के लिए f θ1 अपॉन θ3 फाई θ1 डिवाइडेड बाय फाई θ3 बराबर फाई θ1 फाई θ2 एंड फाई θ2 एंड फाई θ3 के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं फाई θ2 फाई θ2 से कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड θ1 θ3 पर डिपेंड कर रही है, तो राइट हैंड साइड भी θ1 और θ3 पर डिपेंड करेगी। तो हमारा जो है फंक्शन जो है वो इस वे में होना चाहिए, फाई θ1 अपॉन फाई θ2 के फॉर्म में, डिवीज़न के फॉर्म में होना चाहिए। इक्वेशन 3 से Q1 अपॉन Q2 बराबर f θ1 अपॉन θ2 है, ये हमें मालूम है, ऊपर इक्वेशन हमने निकाल के रखी है 3 इक्वेशन। ये चीज़ बराबर होगी f थीटा फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ θ1 डिवाइडेड बाय फाई θ2। ये फाई जो है, कैपिटल फाई जो है वो इस वे के अंदर, कैपिटल F जो है वो इस वे में होगा, तभी ये ऊपर का नियम वैलिड रहेगा। तो यानी Q1 अपॉन Q2 बराबर फाई θ1 डिवाइडेड बाय फाई θ2। चूँकि θ1 θ2 से बड़ा है इसलिए Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। अगर Q1 Q2 से बड़ा है तो फाई θ1 भी फाई θ2 से अधिक होगा, अर्थात फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ θ1 इज़ ग्रेटर देन फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ θ2। क्योंकि θ1 टेम्परेचर बड़ा है इसलिए फाई θ1 भी बड़ा है, θ2 टेम्परेचर कम है इसलिए फाई θ2 भी कम है। तो इसका मतलब ये थीटा के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। इस इक्वेशन से स्पष्ट है, इक्वेशन 7 से स्पष्ट है कि फलन f विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा का मान थीटा के रेखीय फलन है, अतः ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा f थीटा का मान भी बढ़ेगा। अतः इस फंक्शन को फाई थीटा को ताप मापन में प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा ताप मापन को नवीन ताप पैमाने में ताप टो मान लें तो फाई θ1 इज़ टो 1 एंड फाई θ2 इज़ टो 2। अगेन यहाँ पर थीटा लिखा है, थीटा के स्थान पर आप θ1 कर लीजिए। अगर फाई θ1 का फंक्शन है तो उस समय हम उसे नवीन ताप पैमाने न्यू टेम्परेचर स्केल में टो 1 से इंडिकेट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली फाई जो θ2 का फंक्शन है उसके लिए हम टो 2 यूज़ लेंगे। आइए फिगर से मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पास एक हीट इंजन है, वो θ1 और θ2 के बीच में कार्य कर रहा है। Q1 ऊष्मा ले रहा है, Q2 ऊष्मा सिंक को दे रहा है। दूसरा इंजन θ2 और θ3 के बीच में कार्य कर रहा है, Q2 ऊष्मा ले रहा है, Q3 ऊष्मा दे रहा है और वर्क कर रहा है। तीसरा इंजन हमने जो कंसीडर किया वो θ1 और θ3 टेम्परेचर के बीच में कार्य कर रहा है, Q1 ऊष्मा ले रहा है और Q3 ऊष्मा जो है
वो दे रहा है। ठीक है, 1 और 3 है ये भाई, इसे आप 3 बना लीजिए। 1 और 2 इसके लिए काम में लिया, ये 1 और 3। अगेन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे आप करेक्ट करें। तो हमने एक नया टेम्परेचर स्केल पढ़ा जिसमें हम टो से परिचित हुए। टो बराबर फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा। इस नए टेम्परेचर स्केल के अंदर इक्वेशन 7 यूज़ किया है हमने। Q1 अपॉन Q2 हम जानते थे फाई थीटा 1 अपॉन फाई थीटा 2 के बराबर है। इस नवीन टेम्परेचर स्केल में हम इसे टो 1 अपॉन टो 2 से इंडिकेट कर रहे हैं। यह नवीन ताप पैमाना जो कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर कहलाता है, ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है। इस ताप पैमाने में किन्हीं दो तापों का अनुपात उन्हीं दो तापों के मध्य कार्य कर रहे इंजन के द्वारा ग्रहण की गई तथा निष्कासित की गई ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस टो 2 अपॉन टो 1। इस नवीन टेम्परेचर स्केल के अंदर नीटा बराबर 1 माइनस टो 2 अपॉन टो 1 है। अब हमने एक नवीन टेम्परेचर स्केल, एक न्यू टेम्परेचर स्केल बनाया। इस टेम्परेचर स्केल का एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी 1 डिग्री क्या होगी, इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना मेजर करेगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी रेंज की क्या होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर डिफाइन करना। इक्वेशन 10 से अगर हम टो 2 को ज़ीरो कर रहे हैं तो Q2 भी ज़ीरो होगा। उस समय एफिशिएंसी 1 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ से हम हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर डिफाइन कर रहे हैं। ऊष्मागतिक ताप पैमाने का परम शून्य ताप उत्क्रमणीय इंजन के सिंक का वह ताप है जिस पर इंजन द्वारा सिंक से ऊष्मा निष्कासित नहीं होती है और सोर्स से जितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती है वह पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात रिवर्सिबल इंजन की दक्षता 100% होती है। यही परम शून्य ताप की ऊष्मागतिक परिभाषा है। किसी भी द्रव्य का ताप परम शून्य ताप से कम होना संभव नहीं है, क्योंकि यदि सिंक का ताप टो 2 ऋणात्मक है तो उसकी दक्षता 100% से अधिक हो जाएगी, परंतु यह इंजन सिंक से भी ऊष्मा ग्रहण करेगा जो कि ऊष्मागति के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। कल हम इसी आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसका वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगी इसका, और कल हम इसकी रेंज की बात करेंगे। इसकी रेंज क्या होगी हमारे नए स्केल की, इसमें अननोन टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जाएगा, इसका ज़ीरो कहाँ होगा और इसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ होगा, और कुछ और इक्विवेलेंसी की बात हम करेंगे कल के लेक्चर में। धन्यवाद।